देखो, इम्प्लाइड कंडीशंस में सबसे पहली बात तो हमने ये माना था कि ये जो कंडीशंस है ये प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं भी होंगी तो मानी जाएंगी कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। तुम नहीं लिखोगे तो भी माना जाएगा कि ये सब लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में। वो क्या है? जैसे टाइटल, कंडीशन एज टू टाइटल, तो ये माना जाएगा कि जो सेलर है उसके पास गुड्स का टाइटल है तभी वो सेल कर रहा है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ऑब्वियसली बायर को ये राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, क्योंकि वो ब्रीच ऑफ कंडीशन मानी जाएगी। ठीक है क्या? हम्म। डिस्क्रिप्शन वाली बात भी मेन, मतलब इसमें हमने कैसे पढ़ा था कि सपोज कोई बायर जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है सेलर को कि मुझे इस तरह का गुड्स चाहिए, है ना, क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, और भी कुछ डिटेल्स दे सकता है। तो डिस्क्रिप्शन के अनुसार ही सेलर को वो गुड्स बेचना पड़ेगा, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में आप ये बात मत लिखो। ये प्रिज्यूम की जाएगी लॉ के द्वारा कि ये बात कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डेंस में ही होना चाहिए। और अगर वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डेंस में नहीं मिलता है गुड्स, तो इवन यहाँ तो हमने ये भी पढ़ा था कि इवन बायर को इंस्पेक्शन किया हो गुड्स का या ना किया हो, ये ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। और एंड द बायर हैज अ राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वो रिपुडिएट करेगा या नहीं करेगा वो एक अलग कहानी है, बट ही हैज अ राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सेल बाय सैंपल वाली कहानी में हमने पढ़ा था सेम चीज, कि अगर सेलर ने कोई सैंपल दिया था तो जो बल्क है वो सैंपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और अगर कोई डिफरेंस पाया जाता है तो ये रेपुडिएट करने का राइट मिलेगा बायर को, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा। लेकिन इसमें जो खास बात थी डिस्क्रिप्शन और इसमें ये अंतर था कि यहाँ पे इंस्पेक्शन जो है वो बायर जब करता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि इंस्पेक्शन में वो इस चीज को इंश्योर कर ले रीजनेबल मैनर में, कि भाई रीजनेबल इंस्पेक्शन तो करे वो कम से कम, जब वो सैंपल के अनुसार बल्क खरीद रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर ये सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन वाली बात भी हमने ठीक से देखी थी। ये देखो, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ यहाँ पे सैंपल और डिस्क्रिप्शन में जो पॉइंट था वो डिफरेंस किस बात पे था? इंस्पेक्शन इज इररिलेवेंट था डिस्क्रिप्शन में, जबकि यहाँ पे इंस्पेक्शन, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क, ये बायर को मिलना ही चाहिए। जब वो आप सैंपल और बल्क बेचते हो सैंपल के बेसिस पे, तो बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द बल्क विद द सैंपल मिलना ही चाहिए। द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट रेंडरिंग द अनमार्केटेबल। और ये तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो भी आप गुड्स बेच रहे हो सैंपल के बेसिस पे, वो मर्केंटेबल जरूर होना चाहिए, वो अनमर्केंटेबल नहीं होना चाहिए। इस तरह के डिफेक्ट उसमें नहीं होने चाहिए कि वो अनमर्केंटेबल हो जाए। ये फ्रेंच आर्मी वाला इसमें एग्जांपल था जिसमें दोनों कंबाइन थे। उसमें ऑब्वियसली दोनों की बातें आ जाएंगी कि बल्क को सैंपल से भी मैच करना चाहिए और डिस्क्रिप्शन से भी। क्वालिटी और फिटनेस केवीए टेम्पटर बताती है, मतलब केवीए टेम्पटर लग जाता है, मतलब बायर इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि भाई वो किस तरह का गुड्स खरीदता है, उसे किस पर्पस के लिए चाहिए, तो उस पर्पस के लिए वो गुड्स फिट है या नहीं ये बायर जानता है, सेलर नहीं जानता है। और इसी तरीके से वो जो क्वालिटी है वो तो मार्केटेबल होना चाहिए बस। तो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट भी होते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट भी होते हैं। तो उस ग्राउंड पे भी हम ये बोल सकते हैं कि ये तो केवी टेम्पटर लगता है। लेकिन अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर दे बायर, वो सेलर को बता दे कि भाई मेरा पर्पस क्या है, दूसरी बात वो ये कह दे कि मैं तो तुम्हारे स्किल और जजमेंट पे रिलाई करता हूँ, और तीसरी बात जो सेलर है वो उसी तरह के गुड्स में डील करता है, तो क्वालिटी और पर्पस वाली जो बात है इस पे भी हम ये मानेंगे कि ये भी कंडीशन है जो प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो या ना लिखी हो ये कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट मानी जाएगी। और अगर क्वालिटी और फिटनेस ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद नहीं रहती उस गुड्स में जो बायर को मिला है सेलर से, तो फिर वो ब्रीच ऑफ कंडीशन मान के उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का राइट आएगा। इस तरीके से फ्लो में बात लिखनी है। मैं आज वो बस फ्लो बता रहा हूँ कि कैसे वो पॉइंट जो है वो
किन किन पॉइंटर्स पे आएगा, ठीक है ना। तो प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, these condition, if it is irrelevant whether these conditions are mentioned or not in the contract, they are implied by law. ये हैं या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, ये सारी कंडीशन implied by law है। इसके बाद ये सिंगल पर्पस वाली बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है इस पे एमसीक्यू आए। अगर कोई गुड्स इस तरह का है जो सिंगल पर्पस है, ये एग्जांपल याद रखो बस, ध्यान आ जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि उस गुड्स पे इम्प्लाइड मतलब उस बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरा पर्पस क्या है, वो गुड्स एक ही पर्पस का होता है, तो उसमें क्या एक्सप्लेन करना कि आपको उससे क्या पर्पस है, ठीक है। और ये वाली बात भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बायर ट्रेड नेम पे बेच रहा तो सेलर बच जाएगा, मतलब फिर आप वो सेलर को दोष नहीं दे सकते। एज अ बायर आप तो किसी ब्रांड को डिमांड कर रहे हो उससे, और आप ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हो, सेलर के जजमेंट और स्किल पे नहीं। तो ऑब्वियस बात है कि सेलर फिर जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो एक वो पर्पस वाली बात और एक वो ट्रस्ट वाली बात कि आपने स्किल और जजमेंट ऑफ सेलर पे ट्रस्ट किया या ब्रांड नेम पे ट्रस्ट किया, ये दो अपोजिट चीजें हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कंडीशन एज टू मार्केटेबिलिटी, ऑब्वियसली जो गुड्स बायर खरीद रहा है वो मार्केटेबल होना चाहिए, और उसके लिए दो बातें इंपॉर्टेंट थी, गुड शुड बी बॉट बाय डिस्क्रिप्शन एंड द सेलर शुड बी डीलर इन द गुड्स दैट ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन। तो ये दो रिक्वायरमेंट है इस कंडीशन के लिए, मार्केटेबिलिटी की कंडीशन के लिए दो रिक्वायरमेंट है। तो डिस्क्रिप्शन फ्रॉम सेलर हु डील्स इन सच गुड्स। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं। इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट, कंडीशन ये है, इफ द बायर हैज एग्जामिन्ड द गुड्स देयर शैल बी नो इम्प्लाइड कंडीशन। भाई बायर ने अगर वो देख लिया है और उसे डिफेक्ट नहीं मिला है, तो फिर बायर को खरीदना होगा, उसने खरीद लिया। ये मार्केटेबिलिटी वाली बात में बायर का इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायर्स इंस्पेक्शन हैज influence on treatment of stipulation as condition। मतलब वो कंडीशन ब्रीच हुई है या नहीं हुई है, ये बात बायर के इंस्पेक्शन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, मार्केटेबिलिटी वाली कंडीशन। क्योंकि यार बायर, मार्केटेबल तो सब होता है, सब मतलब लो क्वालिटी से लेके हाई क्वालिटी तक का गुड्स, तो ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि यार वो उससे वो मार्केटेबल लगता है या नहीं, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है उसको मार्केटेबल बोल के, तो ऑब्वियस बात है कि वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता कि ये मैंने, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, या कोई कंडीशन, मेरा मेन पर्पस डिफीट हुआ है जिस पर्पस के लिए मैं ये कुछ खरीदने आया हूँ। कंडीशन के लिए हमने जो लैंग्वेज पढ़ी थी वो याद है कि नहीं? स्टिपुलेशन विच आर एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा मेन पर्पस अचीव नहीं हो रहा इससे, तुम इंस्पेक्ट करके ले गए थे, ये मार्केटेबिलिटी वाली कंडीशन। लेकिन जहां पे हमने ऊपर दो चीजें पढ़ी, डिस्क्रिप्शन और सैंपल, वहां पे इस बायर के चेकिंग से भी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। मार्केटेबिलिटी में ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर हॉर्न्स वाला, कि अगर सपोज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं गुड्स, खराब हो जाते हैं गुड्स, तो उस केस में बायर हैज अ राइट टू मतलब वो रिक्लेम कर लेगा अपना पैसा और वो कंडीशन ब्रीच मानेगा। लेकिन ऐसा तभी जब क्योंकि वो मार्केटेबल ना बचे ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, जो हमने मोटर हॉर्न्स वाला एग्जांपल समझा था, बैड पैकिंग की वजह से स्क्रैच और डैमेज आ गए थे हॉर्न्स में, वो वाला। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ।
या इनमें अभी भी हाँ। समस्या? इसको रीड करना पड़ेगा 2-3 दिन, तब जाके ये सॉर्ट सेटल होंगे। ठीक है। खास तौर पे ब्रीच ऑफ कंडीशन वाली बात है 10 मिनट का ही, 10 मिनट पढ़ो बस, उससे ज्यादा 5-10 मिनट से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। पर लगातार 3-4 दिन देने हैं इसको, 10 मिनट, फिर ये अच्छे से दिमाग में सेटल हो जाएगा। और कंडीशन ऑफ होलसमनेस, होलसमनेस वाली बात फूड आइटम्स पे लगती है, और उसका मतलब यही है कि कोई बैक्टीरिया, जर्म्स, वो वाला एग्जांपल था मिल्क में, और इस तरह की चीजें होती है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर आप ईटेबल्स बेच रहे हो तो वो होलसम होने चाहिए, मार्केटेबल होना काफी नहीं है उनका, वो होलसम भी होने चाहिए। मार्केटेबल तो होने ही चाहिए। तो ईटेबल्स के केस में ये इम्प्लाइड कंडीशन है, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो या ना लिखी हो। अगर इसकी बाइंग और सेलिंग हो रही है तो ये प्रिज्यूम्ड कंडीशन है कि आप फूड आइटम बेच रहे हो तो वो होलसम होना चाहिए, वो फ्री फ्रॉम दीज काइंड ऑफ डिफेक्ट की किसी की हेल्थ को डिटोरिएट कर दे। ये इम्प्लाइड कंडीशन है, इसीलिए अगर ऐसा होता है तो यू कैन क्लेम अगेंस्ट सच सेलर। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। नहीं। आज का इसका टॉपिक कंटिन्यू में पढ़ लेते हैं, इम्प्लाइड वारंटीज। इट इज अ वारंटी विच द लॉ एम्प्लाइज इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर से वर्ड आया, लॉ एम्प्लाइज, मतलब एग्रीड बिटवीन द पार्टीज होने की जरूरत नहीं है। कर लो तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो लॉ ने इंपोज कर रखी है। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये चीज होगी। इन अदर वर्ड इट इज स्टिपुलेटेड दैट, स्टिपुलेशन, हम कह सकते हैं कि ये भी स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन वर्ड का क्या मीनिंग सीखा था हमने? मीनिंग ऑफ स्टिपुलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, कौन। ये रोड पढ़ोगे तो ये वोकेबलरी आएगी। रिप्रेजेंटेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं स्टिपुलेशन। तो ये भी स्टिपुलेशन है विच हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन एक्सप्रेस वर्ड्स। ऑब्वियस बात है कि अगर एग्रीमेंट में नहीं भी लिखा, लिखा है तो फिर तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी होगी। यही सारी बातें, यही वारंटीज आप लिख भी सकते हो, पर आपने नहीं भी लिखा है तो प्रिज्यूम्ड है लॉ की तरफ से कि आपके ऊपर ये इंपोज है। रोज ऐसे सोचोगे ना 2-3 दिन, तो ये बहुत आसानी से सोच पाओगे कि किस तरीके से लैंग्वेज ड्राफ्ट करता है लॉ। बट द लॉ प्रिज्यूम्स दैट पार्टीज, वही वाली लैंग्वेज आगे देखो, बट द लॉ प्रिज्यूम्स दैट पार्टीज हैव इनकॉर्पोरेटेड इनटू देयर कॉन्ट्रैक्ट। इवन दो ये एक्सप्रेस नहीं है, फिर भी लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि ये पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट कर रखी है। इस पूरी कहानी को ही हम कहते हैं कि लॉ ने इम्पोज कर रखा है, इम्पोज कर रखी है ये सारी इंप्लाइड वारंट, ये सारी वारंटीज। क्योंकि ये लॉ की तरफ से इम्पोज वारंटीज हैं, इसीलिए इनको इम्प्लाइड इम्प्लाइड वारंटीज कहते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट implied warranties are read into every contract of sale unless they are expressly excluded by the express agreement। कल भी मैंने ये बात की थी कि क्या हम किसी implied चीज को बाहर कर सकते हैं सर? हाँ, पर उसके लिए तुम्हें एक्सप्रेसली उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ये स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि भाई ये इंप्लाइड वारंटीज होती हैं पर हमारे एक कॉन्ट्रैक्ट में ये अप्लाई नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से तुम उसे एक्सक्लूड कर सकते हो। कोई समस्या है तो बताओ। एक्सक्लूड करने नहीं। का तरीका नंबर 1, एक्सक्लूड करने का तरीका नंबर 2, के दे मे ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड by the course of dealing between the party or by usage of trade। very important। मतलब इंप्लाइड वारंटीज को एक्सप्रेसली अपने कॉन्ट्रैक्ट में मना कर दो कि हमारे ऊपर कोई इंप्लाइड वारंटीज नहीं लग रही। और दूसरा तरीका है कि आप जिस तरह का बिजनेस करते हो उसको बोलते हैं कोर्स ऑफ डीलिंग्स, नॉर्मल तरीका। जैसे वो हमने उस समय भी बात की थी, कोर्स ऑफ डीलिंग्स में आएगा कि भाई हम जनरली जब रेडीमेड गारमेंट्स खरीदते हैं तो कोर्स ऑफ डीलिंग है कि अगर वो हम खरीद के लाए, वो फिट नहीं आता या उसमें कोई डिफेक्ट मिलता है तो 1 या 2 दिन में उस कपड़े को हम वापस कर जाते हैं, कराते हैं। तो वो अलाउ करता है सेलर, ये एक नॉर्मल कस्टम है हमारे यहाँ पे। तो
इसी को बोलते हैं कोर्स ऑफ डीलिंग। तो कोर्स ऑफ डीलिंग के ग्राउंड पे भी इंप्लाइड वारंटीज एक्सक्लूड की जा सकती है कि आपके यहाँ पे इस तरह का कस्टम है, ट्रेडिशन है। और तीसरा, यूसेज ऑफ ट्रेड। तो 3 ग्राउंड्स है जिसपे इंप्लाइड वारंटीज एक्सक्लूड की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आएगा एक्सक्लूजन पे, कि कैसे आप इंप्लाइड वारंटीज को एक्सक्लूड कर सकते हो। वैसे होती कितनी है वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजीशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। ये अनडिस्टर्ब्ड का क्या मतलब है? देखो कई लोग क्या होते हैं, छोटे एग्जांपल में समझा देता हूँ इसको। याद रखने का तरीका ये है कि कई लोग अपने गुड्स को ऑलरेडी बैंक के पास या किसी और क्रेडिटर के पास प्लेज करके रखते हैं। प्लेज करने का मतलब है जैसे आपको पैसे चाहिए बैंक से, तो बैंक कहेगा आपके स्टॉक, आप कितना स्टॉक मेंटेन करते हो उसको सिक्योरिटी की तरह हमारे पास रखवा दो। स्टॉक गुड्स है, उसको आप सिक्योरिटी की तरह हमारे पास रखवा दो। तो आपका स्टॉक प्लेज पे हो सकता है, बैंक के पास हो सकता है, किसी और क्रेडिटर के पास हो सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि आपके पास आपके स्टॉक का जो पोजीशन है वो अनडिस्टर्ब्ड नहीं है, उसके ऊपर कोई एनकम्बरेंस है। एनकम्बरेंस का मतलब कोई चार्ज क्रिएटेड है, चार्ज रिलेटेड टू कि भाई आप किसी के अगर पैसे नहीं दोगे तो वो गुड्स पे पोजीशन में बाधा आ सकती है, डिस्टरबेंस हो सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है तो आप ये माना जाएगा, इवन दो वेदर इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, आप इसे एक्सप्रेसली लिखो या मत लिखो, लॉ की तरफ से ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि सेलर के पास जो गुड्स है जो वो सेल कर रहा है, उस उसके पास जो गुड्स है वो उसका ऑनर है। इसीलिए जब वो गुड्स बेचेगा तो बायर के पास जब ये पोजीशन जाएगा तो उसके पास ये पोजीशन अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। कोई बैंक आके ये नहीं बोलेगी कि यार इस गुड्स, ये जो गुड्स तुमने सेलर से खरीदा है, सेलर ने मुझसे उधारी ले रखी थी, ये गुड्स मुझे मिलना चाहिए, मुझे दे दो। ऐसा कोई बंदा आके बायर से बहस नहीं करेगा। और अगर करता है, उसे डिस्टर्ब करता है, उसके पोजीशन को डिस्टर्ब करता है कि भाई बायर ने वो गुड्स ले लिया है सेलर से, पर अब कोई कोई व्यक्ति आके उसे रोज परेशान करता है कि इस गुड्स पे तो चार्ज था, ये तो मैंने उसे उधार दिए थे पैसे, ये गुड्स मुझे बिलोंग करता है ना। सपोज तुमने किसी से कार खरीदी, उसको पैसे दे दिए, पर हर थोड़े दिन में कोई व्यक्ति रोड पे तुम्हें मिलता है और बोलता है यार ये कार तुम्हारे पास कैसे आई, तुमने किससे खरीदी, ये कार तो मेरी है, या ये कार पे तो मैंने लोन दिया हुआ है। तो इसका मतलब है आपको एज अ बायर डिस्टर्ब किया जा रहा है, आपके पोजीशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसे ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाएगा। ऑब्वियसली कहानी ऐसे होगी उसमें फिर कि आप सेलर को जाके बताओगे कि यार लोग ऐसे मिलते हैं मुझे और रोज ऐसे परेशान करते हैं, किस किस से उधार लिया है तुमने, और ये कार किस किस को प्लेज की थी वो उस उधारी के लिए, तो उसका सारा पैसा चुकाओ और ये जो मैं परेशान हुआ मेरे डैमेजेस भी दो, नहीं तो मैं कोर्ट में जाके केस करूंगा। तो यहाँ पे ऑनरशिप को लेके झगड़ा नहीं है कि कोई और अपनी ऑनरशिप क्लेम कर रहा है, लोग बस ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको उधार, सेलर को उधार दिया था इस गुड्स के बेस पे, तो उनको तो उधार वापस लेने की का राइट है। तो यू कैन क्लेम डैमेजेस ओनली, यू कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट हियर। इसीलिए ये वारंटी का ब्रीच माना जाएगा, ना कि कंडीशन का। तो एज अ बायर आपका जो राइट है वो लिमिटेड है, अप टू अ पॉइंट यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। कोई समस्या है तो बताओ। नहीं। वंशिका, ये बात समझ में आ गई या नहीं? हाँ सर, आ गई। ठीक है। An implied warranty that the buyer shall have and enjoy quit possession, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको क्विट पोजीशन बोलते हैं। इंप्लाइड वारंटी ये है कि बायर शाल हैव एंड एंजॉय क्विट पोजीशन, ये लाइन लिखनी पड़ेगी। बायर को ये राइट है कि उसको क्विट पोजीशन मिलना चाहिए, मतलब उसके पोजीशन पे कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलना चाहिए।
That is to say, if the buyer having got possession of the good is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue the seller for the breach of warranty. X buys a laptop from Y. X ने Y से लैपटॉप खरीदा. After the purchase, X spent some money on its repair. खरीदने के बाद उसमें कुछ समस्याएं थी. X बायर था, उसने उस लैपटॉप पे खर्चा भी किया. And uses it for some time. और कुछ समय से वो यूज कर रहा है. Unknown to the parties, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner. ये क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? वो लैपटॉप पता चला चोरी का है, वाई का नहीं है, और वो लैपटॉप एक्स से ले लिया गया. अब एक्स क्या इसके इस गुड्स को देने से मना कर सकता है? ये बात प्रूव हो गई कि इसका ऑनर कोई और है, उसको देना पड़ेगा. बट ही कैन क्लेम डैमेजेस. बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ हाँ और डैमेजेस में वो अपनी प्राइस ले लेगा जो में लैपटॉप खरीदा था, अपनी कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ले लेगा, और कोई डैमेजेस क्लेम करने के नाम पे खर्चा होगा या उसको जो परेशानी हुई है उसका डैमेजेस भी ले लेगा. तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब देखो, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंसेस. एनकम्बरेंस वर्ड मैंने अभी ऊपर भी समझाने की कोशिश की थी. The good shall be free from charge or encumbrance in favor of any third party not declared. तो पहला और दूसरा पॉइंट दोनों ही मैंने एक ही एग्जांपल में समझा दिए थे. इसका एग्जांपल भी पढ़ के देखो. A pledge his car with C. मतलब A ने प्लेज की है. पाउनर, पाउनी और प्लेज पढ़ा था हमने, हाँ या ना? हाँ तो गिरवी रखी है हिंदी में बोले तो, और उसने लोन लिया है कितना है, 1,50,000 का. एंड प्रॉमिस हिम टू गिव इट्स पोजीशन द नेक्स्ट डे. तो सी को पोजीशन देने की बात चल रही है. ए देन सेल्स द कार इमीडिएटली टू बी. सी को बोलता है मैं पोजीशन तुम्हें देता हूं कार का, और अगले दिन वो कार बेच देता है बी को. अब ऑनर तो ए ही था और वो कार बेच सकता था बी को. यहां ऑनरशिप पे क्वेश्चन नहीं हो सकता है. ये एग्जांपल मैंने अभी समझाया था. यू कैन नॉट क्लेम कि ये कार बी की नहीं है. अब बी ने अगर ए से खरीदी है, सी कोई ऑनर नहीं था, ए ही ऑनर था. ए ने बी को ट्रांसफर करी है, बी उसका रियल ऑनर है. तो बी इज परचेज्ड इट ऑन गुड फेथ विदाउट नोइंग द फैक्ट. ऑब्वियस बात है, बी को ये बातें प्रूव करनी पड़ेगी कि जब उसने ये गुड्स परचेज किया उससे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि ए ने कार को प्लेज करके सी से पैसे लिए हैं, और सी को ये प्रॉमिस किया है कि वो कार उसे दे देगा, पोजीशन उसका, जब तक वो पैसे नहीं लौटाता. अब ऑब्वियसली सी जब भी उस कार को देखेगा तो जो भी उस कार को चला रहा होगा उससे बात करेगा कि यार ये कार मेरे पास आनी थी पोजीशन में. तो यहां पे वही कहानी आ रही है. बी एदर आस्क ए टू क्लियर द लोन. तो बी ए से बोलेगा कि भैया एक तो पहले तो ये तुम्हारा सी का लोन क्लियर करो, या फिर वो खुद सी को बोलेगा यार तुम्हारे कितने पैसे मेरे से लो, और फिर जाके कोर्ट में केस करेगा ए के अगेंस्ट. किस बात पे? बोले मुझे जो गुड्स इसने बेचा उस पे एनकम्बरेंस था. तो वारंटी ये कहती है, वारंटी ये है, स्टिपुलेशन ये है कि जब भी एज अ बायर तुम सेलर से कोई गुड्स खरीदते हो तो ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वो सारे एनकम्बरेंसेस को फ्री करके तुम्हें बेचे. कोई भी गुड्स खरीदो, ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वो अगर गुड्स बेच रहा है तो वो सारे इनकम्बरेंसेस से उस गुड्स को फ्री कर दे पहले, तभी बेचे. क्या ये मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ पहला पॉइंट ये कह रहा है कि बायर से अगर पोजीशन छीना गया तो बायर को ये राइट है कि वो डैमेजेस क्लेम करेगा. वहां पे पोजीशन छीन के क्यों ले गया था वो? क्योंकि रियल ऑनर कोई और था, सेलर था ही नहीं.
तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी नहीं? हाँ इस वजह से बायर के पास राइट आया था कि वो डैमेजेस ले। सेकंड केस में उससे कोई पोजीशन नहीं ले सकता, क्योंकि केस ये है कि सेलर ही ऑनर था, उसी ने गाड़ी बेची थी, बट उस पे चार्जेस थे। तो ये सेलर की ड्यूटी है कि जब भी वो कोई गुड्स बेचेगा तो वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंस करके बेचेगा। कोई समस्या है तो बताओ। नहीं। अगला जो पॉइंट है वो है वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। इसका क्या मतलब है सर? क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है? ऑब्वियस बात है कि यार जो भी गुड्स है जो सेलर बेच रहा है बायर को, वो कम से कम इस क्वालिटी का होना चाहिए कि वो मार्केटेबल हो, यूसेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से हो, फर्दर ट्रेड हो सकता हो। क्या ये शब्द समझ में आ रहा है? ये हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, मार्केटेबिलिटी। यस और नो? हाँ हाँ वही बात लिखी है। आगे देखो क्या लिखा है इसमें। An implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the use of trade। तो implied warranty किस बात की है? कि जो भी गुड्स बेचा जा रहा है वो कम से कम उस क्वालिटी या उस पर्पस को सर्व करता हो जो मार्केटेबल है। Regarding implied condition or warranty as to quality or fitness of a particular purpose of goods supplied, the rule is let the buyer beware। वही कहानी आ जाएगी पुरानी जो कंडीशन में हमने पढ़ी कि केविएट एम्प्टर है सर, क्वालिटी और फिटनेस तो मतलब सेलर की कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। बट पता है ना वो 3 कंडीशंस में सेलर की जिम्मेदारी आ सकती है। 3 कंडीशन क्या है? बायर सेलर के स्किल एंड जजमेंट पे रिलाई कर रहा है, बायर अपना पर्पस सेलर को बता रहा है, और सेलर उसी डिस्क्रिप्शन में डील करता है, उसी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में डील करता है। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? हाँ आगे। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो रिगार्डिंग इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस पर्पस ऑफ गुड सप्लाई पे केवी अटेम्प्टर लगता है, सेलर किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन कम से कम वो जो गुड्स बेचेगा वो मार्केटेबल तो होना चाहिए ना, वो गुड्स बिकने लायक तो होना चाहिए ना। खराब मटेरियल या ऐसा तो नहीं बेच सकता जिसकी जो मार्केटेबल ही नहीं है, जिस जो किसी की नीड एंड वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ऐसा गुड्स नहीं बेच सकता वो। तुम अगर कोई सामान खरीदने गए हो, है ना, कोई कह रहा है कि राइस की क्वालिटी लो है, लो चलती है, राइस खराब है, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे उसको खाने से, ये तो मार्केटेबल ही नहीं है, फिर तो सेलर जिम्मेदार है ना। तो वो बात चल रही है कि वारंटी किससे रिलेटेड है? यूसेज ऑफ ट्रेड से। वो बायर के पर्पस को सॉर्ट आउट करती है कि नहीं, फिट फॉर द पर्पस ऑफ बायर है कि नहीं, ये बायर जाने। उसे किस क्वालिटी का चाहिए ये भी बायर जाने। वो लो क्वालिटी का भी ले सकता है, लेकिन कम से कम इतनी क्वालिटी तो होना चाहिए कि वो ट्रेड के यूज का हो। ट्रेड के यूज का मतलब मार्केटेबल हो, मार्केट में इतनी वर्थ तो रखता हो कि उसे खरीदा और बेचा जा सकता है। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ आ गया। 3 चीजें पढ़ी, उसमें से 2 तो बहुत ही सिंपल थी। इम्प्लाइड वारंटी, अनडिस्टर्ब पोजीशन। अनडिस्टर्ब पोजीशन मतलब यहां पोजीशन की बात है, रियल ऑनर मिला और जो बायर था उससे पोजीशन लेके गया ये बोल के कि सेलर तो इसका ऑनर ही नहीं था, तो यहां पोजीशन चला गया उसके पास से, मतलब डिस्टर्ब हुआ, तो वारंटी ब्रीच हुई। वारंटी ब्रीच हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पे वो ना तो गुड्स रख सकता था, ना सेलर को गुड्स मिलेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट करने का सेंस ही नहीं है, सीधी सी बात है, डैमेजेस क्लेम करेगा। नेक्स्ट, एनकम्बरेंस से फ्री होना चाहिए गुड्स।
एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेलर गुड्स सेल कर रहा है तो एट द टाइम ऑफ सेल गुड्स को एनकम्बरेंस से फ्री होना चाहिए, उसमें कोई चार्जेस क्रिएटेड नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी थर्ड पार्टी नहीं होना चाहिए जो ये कह रही हो कि मैंने सेलर को पैसे दिए, इस गुड्स पे मेरा राइट है, इस पे प्लेज की हुई है उसने। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली या तो आप बोलोगे सेलर को कि यार उसका ड्यू क्लियर कर, और अगर वो नहीं करता तो आप खुद ड्यू क्लियर करोगे, नहीं तो वो तो आपकी गाड़ी रोज रोकेगा, और बाद में कोर्ट से जाके सेलर के अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम करोगे। तीसरी कहानी है कि भाई जो गुड्स बेचा जा रहा है तो एट द टाइम ऑफ सेल ये सेलर की जिम्मेदारी है कि कम से कम गुड्स यूसेज ऑफ ट्रेड का हो। यूसेज ऑफ ट्रेड के होने का मतलब होता है कि वो गुड्स जो है मार्केटेबल तो हो, वो लो क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का होता है, इस पे केवीएट टेम्पर लगा सकते हैं, बट मार्केटेबिलिटी तो उसमें होनी चाहिए, ये तो हमने कंडीशन में वैसे भी पढ़ा था। और लास्ट, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो तुम, कि तुमने देखा भी होगा कि अगर कोई गुड्स जैसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, इसको खाने की चीज़ों से दूर रखें, आंख में ना लगाएं, ऐसे बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं गुड्स पे, है ना। ब्यूटी प्रोडक्ट पे भी बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं, वो मेडिसिन पे भी बहुत सारे डिस्क्लोजर होते हैं कि कोई पर्टिकुलर गुड्स है जो डेंजरस नेचर का है, उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो डेफिनेटली उस तरह के गुड्स पे सेलर की जिम्मेदारी है कि वो वार्निंग सिग्नल लगाए, बायर को बताए, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर सेलर ऐसा नहीं करता, सेलर वार्निंग नहीं देता बायर को डेंजर की, प्रोबेबल डेंजर की, क्या नुकसान पहुंच सकता है उसे, अगर सेलर ये वार्निंग नहीं देता बायर को, तो उस केस में ये ब्रीच ऑफ वारंटी मानी जाएगी और बायर को ये राइट है कि वो सेलर से डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तुम्हें मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। आ गई। तो आ गई। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, वारंटी एंड कंडीशन। हाँ।